आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज लाइव वेबिनार श्रृंखला में हमारा विषय है शिक्षा में स्वावलंबन व स्व-विकास। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं अतुल कोठारी जी, भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय सह संयोजक तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सह सचिव हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रह चुके हैं। विगत 10 वर्षों में शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से इन्होंने देश के पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में विकृतियों विसंगतियों को दूर कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतुल कोठारी जी उर्वशी त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका शिक्षा स्वास्थ्य न्यास आदि से भी जुड़े हैं। वे शिक्षा उत्थान पत्रिका के संपादक हैं, जिसके माध्यम से वे शिक्षा और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। मैं स्कूल की प्रधानाचार्य एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड की नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीमती अनीता जी से आग्रह करूंगी कि 2 शब्द कहें। नमस्कार आप सबको। बच्चों, ये कार्यक्रम आप सबके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है। ये लॉकडाउन के जो दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, इस समय आपके स्कूल से तो आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन केवल पुस्तकीय ज्ञान के अलावा और भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ है जो सीखने की आवश्यकता है। हर रोज हम हर चीज से सीखते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो भी बहुत कुछ सीखने के अवसर होते हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम का नाम है संवाद। संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हम थोड़े थोड़े समय के अंतर पर कुछ विशेष हस्तियों को अपने इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, जिससे आप सबको उनके अनुभवों से सीखने के लिए कुछ मिल सके। आपको याद होगा इसी श्रृंखला में पहला प्रोग्राम हमारा था डॉक्टर दीपक वोहरा जी के साथ, जो कि प्रधानमंत्री जी के स्पेशल एडवाइजर हैं और बहुत सारी कंट्रीज में एम्बेसडर रह चुके हैं, हमारे देश को का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं राजदूत के रूप में। तो पहले दिन पहले कार्यक्रम में उन्होंने आकर बच्चों से बातचीत की। उसके बाद एक आरजे राहुल शर्मा के साथ में बच्चों की बातचीत हमने करवाई। बीच में 2 वेबिनार और हुए, लेकिन वो वेबिनार हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल कलीग्स ने अटेंड किए, पार्टिसिपेट उसमें एक्टिवली किया, लेकिन बच्चे उसका भी फेसबुक लाइव पर देख चुके थे, कार्यक्रम को वो देख सकते थे। और अब इसी श्रृंखला में बच्चों के साथ आज ये तीसरी बातचीत हमने आमंत्रित करी है डॉक्टर अतुल कोठारी जी के साथ में। रेखा मैडम आपको बता चुकी हैं, डॉक्टर अतुल कोठारी पिछले लगभग 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया है। वे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और देखते हैं कि लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में, बहुत सारे दूर दराज के गांवों में, और वो ये देखते हैं कि हर जगह की क्या खास बात है, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं और कैसे जो है उन प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव किया जा सकता है, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो हम सब मिल करके बातचीत करके एक दूसरे से सीखें, इस मैसेज को फैलाएं। इस बारे में ही जो है उनको हमने आज आमंत्रित किया है कि आपसे बात करें कि शिक्षा कैसे स्वावलंबन और स्व विकास में अपना योगदान दे सकती है। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत छोटा सा चुटकुला जैसा ही है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है, लेकिन इस समय पर मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम बातचीत कर रहे हैं उसमें इसके बारे में हम ये जो चुटकुला है उसकी सार्थकता यहाँ सिद्ध होती है।
आपने सुना होगा कि एक बार एक नाव में कुछ व्यक्ति सवार थे और उनमें से एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, एक म्यूजिशियन थे। तो उन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू करी और अपने ज्ञान की बातें वो करने लगे और अब देश विदेश की बातें, हर हर जगह की जानकारी, हर तरह की जानकारी के बारे में उन्होंने बात की। और उनको अचानक लगा कि अरे हमारे साथ तो इस नाव पे एक और व्यक्ति भी है और वो नाविक है, तो उसे भी अपनी बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए। तो उन्होंने उसे बातचीत का हिस्सा बनाने के लिए उससे पूछा, भाई फिलोसोफर ने पूछा, भाई ये बताओ कि तुमने कुछ फिलोसफी पढ़ी है, तुम्हें कुछ जिंदगी का फलसफा आता है? तो नाविक ने बोला, जी ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो कभी स्कूल गया नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो फिलोसोफर ने बोला, तो फिर तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार हो गई। तो फिर वो नाविक बेचारा चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उससे कुछ पूछा विज्ञान के बारे में और फिर पूछा कि बताओ भाई तुम्हें विज्ञान की कितनी जानकारी है। तो उस साइंटिस्ट ने भी कहा कि भाई मुझे तो विज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं तो कभी स्कूल गया नहीं हूँ। और उसके बाद साइंटिस्ट ने भी बोला कि तुम्हारी फिर 25% जिंदगी और बेकार हो गई। तो फिर म्यूजिशियन ने पूछा कि अच्छा चलो बताओ, तुम्हें संगीत की तो कुछ जानकारी जरूर होगी। तो उसने बोला कि जी उस तरह के शास्त्रीय संगीत की जानकारी तो मुझे नहीं है जैसी आप बातें कर रहे हैं। तो उसने बोला कि तुम्हारी ना 10% जिंदगी और बेकार हो गई। तो नाविक बड़ा परेशान, क्योंकि एक ने कह दिया तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार, दूसरे ने कह दिया 25% जिंदगी बेकार, तीसरे ने कह दिया 10% जिंदगी बेकार। तो नाविक सोच रहा था कि इस हिसाब से तो मेरी तो 85% जिंदगी तो बेकार हो गई। अचानक एक तूफान आ गया और जैसे ही तूफान आया वो नौका डगमगाने लगी। अब नाविक ने उन सबको पूछा कि आप लोगों को तैरना आता है क्या? तो उन सब ने बोला नहीं नहीं तैरना तो नहीं आता। तो नाविक ने बोला कि तैरना नहीं आता तो फिर तो आप लोगों की 100% जिंदगी बेकार हो गई। तो वो यही हुआ कि तूफान तेज आने से वो तीनों डूब गए और वो नाविक ने अपनी जान बचा ली। तो इसका अर्थ क्या है? सीधी सी बात ये है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। ऐसा नहीं है कि केवल हमें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना है और जो जीवन का ज्ञान है वो अधूरा ही रह गया। तो कौन से ऐसे स्किल्स हो, किस तरह की शिक्षा हमें प्राप्त करनी है, वो हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, कौन सी शिक्षा ऐसी है जो हमारे स्वयं के जीवन कौशल के जीवन को सफलतापूर्वक बिताने के लिए जरूरी है, कौन सी ऐसी शिक्षा है जो हमें समाज में स्थापित करती है। ये सारी बातों का उत्तर जानने के लिए आज मैंने आप सब लोगों के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है श्री अतुल कोठारी जी को। अतुल कोठारी जी हमारे बीच आ चुके हैं। नमस्कार आप सबको, आप सब बच्चों की तरफ से और सब टीचर्स की तरफ से, हमारे साथ कुछ और विद्वान लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, सबकी तरफ से मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं कुछ और कहूँ इससे बेहतर ये है कि अब बच्चे आपसे बातचीत करें और जानें कि उनके मन में क्या प्रश्न है और जो उनके मन में प्रश्न है उनके कैसे उत्तर हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं 12वीं कक्षा की देवांशी से। देवांशी अपना प्रश्न पूछिए बेटा। सुसंध्या सर, नमस्ते सर, मेरा नाम देवांशी महाजन है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, एसडी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। सर मेरा प्रश्न काफ़ी छोटा है, परंतु बहुत ज़्यादा मतलब इतना बड़ा नहीं है, पर बहुत छोटी सी चीज़ है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके उपयोग से हम ना केवल अपनी आंतरिक बुराइयाँ परंतु समाज के सभी कुनीतियों का विरोध कर सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ महिलाओं को सदैव से ही पिछड़ा जाना गया है, तो शिक्षा में स्वावलंबन एवं स्व विकास उनको आगे लाने में किस प्रकार से सहायक एवं उपयुक्त है? बहुत सुंदर प्रश्न है और प्रश्न आ जाए दीजिए, एक साथ फिर उत्तर देंगे सबका। कुछ प्रश्न आ जाए।
हेलो, अगले और प्रश्न भी ले लीजिए, एक साथ ही उत्तर देंगे भाई जी। कम से कम 4-5 हाँ जी। प्रश्न आ जाए, फिर जी, एक अनुष्का 11वीं क्लास की छात्रा है। अनुष्का, अनुष्का प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मैं एसडी पब्लिक स्कूल की छात्रा। मेरा प्रश्न है कि आज के आधुनिक दौर में नॉर्मल शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा का होना जरूरी अनिवार्य क्यों है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए और अपनी राय प्रस्तुत करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे का अगला प्रश्न? प्रश्न, एक और प्रश्न ले लेते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। 12वीं कक्षा की श्रद्धा, श्रद्धा अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, नमस्ते। मैं 12वीं सी की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है, शिक्षा में स्वावलंबन का अर्थ क्या है? यह हमें कामयाबी की ओर किस प्रकार सहायता करता है, मतलब कामयाबी की ओर बढ़ने में? बहुत अच्छा। जी सर, और लेना चाहेंगे प्रश्न? कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ अभी विषय। जो आज का विषय है, शिक्षा से स्व विकास और स्वावलंबन, यानी मुख्य बात है सेल्फ डेवलपमेंट की बात। तो 3 जो प्रश्न आए हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा मैं बीच बीच में कर लूंगा, लेकिन मैं तो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पूछूंगा, उत्तर आप दें। जो अभी तक कार्यक्रम जितने चले होंगे इसमें ऐसा हुआ होगा कि व्याख्यान, भाषण, लेक्चर दिए होंगे व्यक्तियों ने, और फिर उनको आपने प्रश्न पूछे होंगे, उनका उत्तर आपको दिया होगा। तो मैं तो अलग से करने वाला हूँ। मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप उसका उत्तर दें मुझे। फिर जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें अंत तक इसके उत्तर भी उसमें आ जाएंगे। स्व विकास और स्वावलंबन। स्वावलंबन की तात्पर्य क्या है? क्षमा करिए। कि स्वतंत्र व्यक्तित्व स्वावलंबन से निर्माण होता है। जो अपने पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यही स्वावलंबी है। और जो स्वावलंबी है वही स्वतंत्र है, क्योंकि जो किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर वो आधारित नहीं है। अपने जीवन के बारे में, अपने कामों के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में वो किसी पर आधारित, डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा स्वावलंबन व्यक्तित्व वही वास्तविक रूप में स्वतंत्र व्यक्तित्व बनता है। हम स्वतंत्र देश में तो जीते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र है क्या, ये अपने अपने बारे में हमने सोचना है। क्योंकि परिवारों में अधिकतर देखते हैं, अभी थोड़ा ये बहुत ज्यादा हो गया है कि बच्चे औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन में बहुत कुछ समय देते हैं, क्योंकि बोझ बहुत है आप पर। क्लासेस है, स्कूल में है, फिर ट्यूशन क्लासेस है, फिर होमवर्क है, फिर आगे की 11th-12th में आने के बाद आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चे फिर सारी बातों पर दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। फिर परिवारों में, फैमिली में भी वो अपना काम स्वयं बहुत कम लोग करते देखता हूँ। सारे छोटी छोटी बातें उनके माता पिता या घर में कोई कोई कर देता है उनके लिए। तो फिर आप स्वावलंबन कैसे होगे? लेकिन सारे ऐसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्वयं अपना सब कुछ कर लेते हैं। और स्वावलंबन का मूल आधार है स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। कि हमारा व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हम स्वावलंबी बने और जिससे हम स्वतंत्र व्यक्तित्व हमारा बने। इस दृष्टि से कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। इस पॉइंट्स पर आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस, अनुभव है, वो आप बताना है आप लोगों को। जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं अपने स्व विकास की, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य। हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हमारा शरीर स्वस्थ, मजबूत, सशक्त
रहे, इसके लिए आप लोग इस चीनी वायरस के काल में घर में बैठे हैं, तो इसके लिए आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ बताता हूँ, फिर आप इसके अंदर और भी बात जोड़ सकते हैं। मैंने कहा वही बताना ऐसा जरूरी नहीं है। क्या रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खान पान में क्या क्या बातें हम ध्यान रखते थे, क्या रखते हैं, सोने का समय और सुबह जगने का हमारा समय क्या है, क्या हम गर्म पानी पीते हैं, क्या जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया है ऐसा काढ़ा या गिलोय आदि का हम सेवन करते हैं घर में, क्या घर के जो काम होते हैं, स्वच्छता से लेकर अनेक काम घर में होते हैं। माता पिता, खास करके घर में माता ज्यादा काम करती है, इसमें कुछ हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं क्या, स्वच्छता में हो, खाना बनाने में हो, आदि आदि बातों में। हम अपना काम जो होता है, व्यक्तिगत काम जो पर्सनल जो कहते हैं, वो हम स्वयं करते हैं क्या? जैसे अपने कपड़े धोना, स्वयं के कपड़े। इसी प्रकार खाने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, भोजन करेंगे, लंच डिनर लेंगे, टी लेंगे, तो हमारे जो बर्तन होते हैं झूठे, वो हम धोते हैं क्या स्वयं? तो ये सारा फिजिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में सारी बातें हैं और हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो इस दृष्टि से आप लोगों ने, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए वो, या इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एडिशनल कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट आपने शायद किए होंगे, तो उसके बारे में आप बताइए। आप में से कोई भी बालक बता सकता है जो इसमें से जो भी बातें करते होंगे वो आप शेयर करिए। आप लोग एक एक करके शेयर कर सकते हैं, या तो आप रेज हैंड ऑप्शन पे जाइए या हम आपका नाम लेते हैं एक एक करके। रोहित यादव, रोहित आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम यस। हाँ बोलो बेटा। नमस्कार सर, नमस्कार सारे टीचर्स को मेरा नमस्कार। सर मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सबसे पहले तो भगवद गीता घर में थी तो मैंने उसके अध्याय पढ़ने शुरू किए और डेली इंडिया टीवी पे 8 बजे योगा का स्वामी रामदेव आते हैं तो उनके साथ योगा अभ्यास करते हैं मैं और मम्मी साथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये स्वयं क्लास करते हैं कि सिर्फ सुनते हैं टीवी पर? सर एक मिनट रिपीट करना आप दोबारा से। आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करते थे क्या? सर नो, इस जब से स्टार्ट हुआ उनकी क्लासेस, जैसे वो शो आता है उसके साथ साथ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके सर। आंजने आप कुछ कहना चाहेंगे? आंजने, प्रखर मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ बताएं बेटा। एक मैम मेरा भी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मैम मेरे को सुनाई नहीं दिया क्या क्वेश्चन क्या पूछा था। थोड़ा जोर से बोलिए, लाउडली प्लीज। इनका कनेक्शन चला गया था, ये थोड़ा बीच का मिस कर गए हैं कह रहे हैं। मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि आपने इस दौरान क्या किया अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए? क्या आपने ऐसे काम किए जिससे आपको लगता है कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट पहले से बेटर हो? मैम जो होम रेमेडीज थी मैम वो मैम हम डेली लेते थे मैम। वी 3 पीपल मैम, हम तीनों लोग थे मैम, 3 लोग की फैमिली मैम, हम तीनों लोग लेते हैं काढ़ा। मैम काढ़ा हो गया मैम, कोई भी होम रेमेडीज है मैम उसको से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी होम रेमेडी ली है वो आप किसी से शेयर, आप सबसे शेयर करेंगे? आपने क्या खास चीज ली?
अब मम्मी से पिला देती हूँ, मैं मेरे को पता नहीं है। तो आपने पता नहीं लगाया ना? खाली काढ़ा पी लिया जो मम्मी ने दिया। यस मैम, पी लिया बस। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं जितना मुझे मालूम है, तो साइंटिस्ट की तो ये प्रवृत्ति नहीं होती है। उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो कुछ भी काम करने से पहले पूरी जानकारी लेते हैं। सोहाली मिश्रा, आप बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। बोले बेटा। मैम जैसे घर के छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मी की मदद कर दी, और अपने पापा की भी मदद कर दी उनके ऑफिस के छोटे मोटे पेपर वर्क में। क्या छोटे मोटे काम यानी क्या, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए आप, क्या क्या छोटे छोटे काम। सोहाली अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, अनम्यूट करो और बताओ कैसे छोटे छोटे कामों में मदद किया। सर जैसे अपने पापा के ऑफिस के वर्क के छोटे छोटे पेपर वर्क, जैसे उनके टाइपिंग के वर्क में, उनके मैसेजेस, और उनको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने में उनकी मदद करना। ओके ओके। और घर में मम्मी को क्या क्या अनुष्का मम्मी को क्या क्या मदद किया घर में काम? आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका। सर जैसे अपनी मम्मी के किचन में मदद करवा देना, और कभी कभार घर की सफाई वगैरह में मदद करवाना, पौधों को पानी देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवांशी। सर मैं तो कक्षा तीसरी से स्कूल में योगा करती आ रही हूँ, और अभी क्योंकि जब से विद्यालय नहीं जा रहे हैं तब से घर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब क्योंकि पढ़ाई भी शुरू हो गई थी तो पहले तो रेगुलर थी, अब हफ्ते में 3 दिन योगा का प्रयास करती हूँ। और कोरोना की वजह से काम वाली आंटी भी नहीं आ रही हैं, और मम्मा को स्किन की प्रॉब्लम है, तो फिर घर की सारी क्लीनिंग मैं करती हूँ और मेरी छोटी बहन करती है। और अब तब से मम्मा पापा दोनों टीचर हैं तो उनकी चेकिंग भी आई हुई है, तो तब से ऑलमोस्ट शायद कुकिंग का काम भी संभाल रही हूँ मम्मा से एडवाइस ले लेके कि कैसे क्या करना होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो योगा का एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर मैंने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करा हुआ है। इंटरनेशनल आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है इसका, योगा का? सर पहले तो इनिशियली मेरे लिए योगा मतलब ऐसा गेम था कि बॉडी को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से एक से दूसरी तरह मोड़ना। उसके बाद जब उसका एक फिजिकल इम्पैक्ट देखा कि बॉडी में और माइंड में काफ़ी कामनेस आती है। मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी चीज़ों से काफ़ी स्ट्रेस रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि बहुत कामनेस आ जाती है बॉडी में। और पॉजिटिविटी मेन चीज़, हम एक चीज़ को पॉजिटिवनेस फील कर सकते हैं अपने आसपास। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप में से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ऐसे कौन है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रेगुलर घर में एक्सरसाइज करते हैं ऐसे कौन हो, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मैं करना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज। नमस्कार सर, मैं अनुष्का अग्रवाल। नमस्ते सर मैं 4ठी कक्षा से योगा कर रही हूँ विद्यालय में, और अब लॉकडाउन के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस होती है वैसे तो आफ्टरनून तक, तो जब शाम को टाइम मिलता है तो मैं, मेरे पेरेंट्स और साथ में मिलकर हम 1 घंटा योग का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम और चंद्र नमस्कार आदि, सूर्य नमस्कार जैसे आसनों और प्राणायामों के द्वारा हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि हम इस महामारी से लड़ सके। बहुत अच्छा। तो हम एक विषय
थोड़ा कंक्लूड करके फिर आगे बढ़ेंगे सेकंड सब्जेक्ट पर, दूसरे विषय पर आगे जाएंगे। कि आज हमारे देश में सबसे जो बच्चों में कहो, बच्चों के कारण फिर बड़ों में भी है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम फिजिकली बहुत वीक है। हमारा 135 करोड़ का देश है, लेकिन हम ओलंपिक में बहुत कम मेडल ला सके। पहली बार गत बार या 5 या 6 मेडल मिले, अन्यथा कभी कभी तो हमको 0 मेडल मिले। और छोटे छोटे देश है जो, चाहे कोरिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, वो 100 मेडल्स लाते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत वीक है फिजिकली। स्पोर्ट्स में भी हम बहुत पीछे हैं इस कारण से। इसी प्रकार हम हेल्थ के सेक्टर में भी हम बहुत ही वीक है। हमारे बच्चे इसके फिजिकल फिटनेस नहीं होती है तो बीमारियां बहुत आती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल्ड का सीजन आता है तो बच्चों को सर्दी हो जाती है, बच्चों को बुखार हो जाता है, ये सब होने लगता है। तो इस प्रकार की बीमारियां फिर बहुत बढ़ती है। तो हम स्टडी में कितने भी आगे चले जाएंगे, लेकिन हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि छात्रों युवकों को गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल के मैदान में जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि फिजिकल फिटनेस पर पहला ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सारा जीवन चलता है वो हमारे शरीर के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। और वो जो छोटी एज से, छोटी उम्र से ही अगर वो ठीक ध्यान दिया जाए तो वो बातें लॉन्ग लाइफ अच्छी रहती है। नहीं तो बाद में प्रैक्टिस करने से, बाद में बहुत प्रयास करने से थोड़ा आप फिजिकली मेंटेन तो कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन आपका बहुत अच्छा हेल्थ, बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस नहीं कर पाते। आपके सामने मेरा एग्जांपल स्वयं का मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं अभी सब प्रकार से प्रयास करता हूं। रोज सुबह 1 और 15 मिनट्स योगा, आसन, प्राणायाम सब करता हूं, लेकिन मेरा फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि हमने, जब आप जैसे स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, तब हमको किसी ने नहीं बताया स्कूल कॉलेज में कि भाई फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ आप करते हो नहीं करते हो। तो उस समय हमने कुछ नहीं किया। जब बड़ी एज हो गई, हेल्थ खराब हुआ, तब ये सब किया, तो फिर उसका ज्यादा जीवन में लाभ नहीं मिलता है। तो इस दृष्टि से फिजिकल फिटनेस ये लॉन्ग लाइफ आपके लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी बातें जो है वो फिजिकल फिटनेस के लिए ही है। दूसरी बात हमारा फिजिकल फिटनेस पर, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये जितना इम्पैक्ट करता है उतना ही हमारा खान पान कैसा है ये भी इस पर इम्पैक्ट करता है। तो हमारा जितना हम सात्विक भोजन खाते हैं, अभी तो हम खाते ही है घर में, क्योंकि सारे होटल, रेस्टोरेंट सब बंद हो गए हैं, तो इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तीसरी बात है कि हम रात को कितने बजे सोते हैं। जल्दी सोना, जल्दी जगना। नींद आप कैसी अच्छी नींद लेते हैं उसका भी आपके हेल्थ पर बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। इसलिए रात को सोने से पहले हाफ एन आवर टीवी, मोबाइल आदि का यूज नहीं करना चाहिए मिनिमम। मान लो आप 10 बजे सोते हैं तो 9, साढ़े 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना चाहिए और मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। आज बच्चे नहीं, बड़े लोग भी मैं अधिकतर देख रहा हूं कि रात को अपनी बेड पर जाने के बाद मोबाइल स्टार्ट कर देते। तो मोबाइल के जो वाइब्रेशन है उसका माइंड पर इफेक्ट होता है और रात को नींद ठीक से नहीं आती है।
तो साइलेंट नींद नहीं होती है, शांत नहीं नींद होती है, तो उसका भी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार अभी जो ये चीनी वायरस, कोरोना वायरस की जो चैलेंज है हमारे सामने, उसके लिए जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो जो प्रिकॉशन के लिए बताया है, ये सारी बातें भी हमने करनी चाहिए। इसका कोई अभी वैक्सीन तो कोई निर्माण नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए। प्रिकॉशन ही सबसे बेस्ट चीज है। तो अभी जो गर्मी के दिन आए हैं, तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे को फ्रीज के पानी का आदत रहता है, कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सबसे हमने परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वायरस इफेक्ट करता है सबसे पहले, वो सबसे पहले गले पर इफेक्ट करता है। गले ब्लॉक हो जाए, गला ब्लॉक होने के बाद फिर वो फेफड़ों पर जाता है, और फेफड़ों में ब्लॉकेज होता है, उसके कारण फिर सारे जो हमारे शरीर के अंग है उस पर इफेक्ट आता है और वो फिर डेथ होती है। हेलो। तो गले पर ब्लॉकेज ना आए इसी का ही पहले से ध्यान रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स कुछ नहीं लेंगे, कुछ कोल्ड वाटर नहीं पिएंगे, तो वहीं से हम बच सकते हैं। इसलिए गर्म पानी के बारे में कहा है, इसलिए काढ़ा के बारे में कहा है, इसलिए गिलोय के बारे में कहा है। ऐसी बहुत सारी बातें, योगा रेगुलर करना, क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, इसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है। जितनी डेथ हुई है अभी, उसमें मैक्सिमम जो है वो इसको कोई ना कोई बीमारी है बड़े, कोई बहुत ज्यादा हार्ट के पेशेंट है, कोई बीपी शुगर के पेशेंट है, या उनको इस प्रकार की एज ज्यादा है, तो इसी पर जल्दी इफेक्ट हुआ है और उसी की डेथ हुई है। तो इसलिए इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने के लिए योग, आसन, एक्सरसाइज, इससे बेस्ट कोई बात नहीं है। इसी प्रकार जब स्वावलंबन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी पूछा था स्वावलंबन, मैंने बताया अभी कि छोटे छोटे काम हम स्वयं अपने काम करते हैं क्या, वहीं से हमारा स्वावलंबन का नेचर बनता है। तो फिर हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कहीं भी। तो इस दृष्टि से स्वयं का काम घर में हम स्वयं करते हैं क्या, मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम अपने कपड़े स्वयं धोते हैं क्या, हम अपने खाने पीने के बाद बर्तन साफ करते हैं स्वयं क्या, क्योंकि घर में काम करने वाले तो भी आते नहीं है, तो सब अपनी माता ही करेगी, माँ मम्मी ही करेगी सारा काम क्या। स्वच्छता, क्लीनिनेस, तो हम अपने कम से कम एक रूम की स्वच्छता हम रोज कर रहे हैं क्या। ऐसे कुछ लड़कियों ने तो कहा, लड़कों ने नहीं कहा, कि हम भी हमारे माताजी को, मम्मी को सपोर्ट के लिए कुछ घर में काम करते हैं क्या। सर अभी ऐसे ही बच्चे जुड़े हैं जो अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि लड़के भी आज के दौर में पीछे नहीं है सहयोग करने में। तो मैं चाहूंगी 4-5 प्रश्न और ले लीजिए आप। नहीं, प्रश्न नहीं, ये एक्सपीरियंस बताए ना बच्चे जी, इसका एक्सपीरियंस बताया जो आप कह रही हो, बहुत अच्छा है जी। प्लीज। हाँ जी, ले प्रश्न। हाँ, यस यस, ओके। अभिराज सिंह सेंट जेवियर स्कूल से हैं, जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं। बेटे अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम अभिराज है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ सेंट जेवियर स्कूल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा में स्वावलंबन और स्व विकास से हमारा क्या अभिप्राय है, शिक्षा में हमें किस प्रकार देखते हैं। यस यस, ओके। एक और प्रश्न है जतिन 8वीं सी से। जतिन पूछिए प्रश्न। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर।
सर मैं जतिन कक्षा 8वीं सी का छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल परीक्षा पास करने तक सीमित है, तब ऐसी शिक्षा से हम अपने कौशलों का विकास कैसे कर सकते हैं जिनसे हम स्वावलंबी बन सकें? बहुत अच्छा, गुड। एक और प्रश्न ले लेते हैं सर, 7C से खुशांत अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, मैं कुशांत बोल रहा हूँ, 8वीं कक्षा का छात्र हूँ एसडी पब्लिक स्कूल से। सर मेरा प्रश्न यह है कि स्कूली स्तर पर हमें ऐसा कोई भी व्यक्तित्व कौशल जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक का कार्य नहीं सिखाया जाता है, तब हम विद्यालय जीवन से ही स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। जी सर। ओके, ये बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। कुछ स्कूल्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं स्वावलंबन के लिए। मैं कुछ साल पहले का जवाहर गुरुकुल नागपुर में है स्कूल, वो गुरुकुल नाम दिया है लेकिन वो स्कूल तो हमारे जैसा ही, लेकिन वो सुबह 7 to इवनिंग 6 तक वो स्कूल चलता है। और उस स्कूल में टीचर्स का जो टाइम है वो 10 to 3 है। तो मैंने फिर स्कूल में जाकर मैंने पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि आप पूछिए मत, आप देखने आइए पहले। तो मैं बिफोर 7 यानी 7 में 5 मिनट कम था तो मैं स्कूल में पहुंच गया और 2 यंग गर्ल्स थी, वो मुझे रिसीव किया, स्वागत किया। तो सबसे पहले मुझे वो एक मंदिर था, उसके पीछे की साइड पहले मंदिर में दर्शन कराया, पीछे की साइड एक ध्यान कक्ष था मेडिटेशन के लिए, वो दिखाया। फिर प्रार्थना में ले गए और प्रार्थना के बाद फिर स्कूल देखा मैंने और फिर वहां के प्रिंसिपल मैनेजमेंट से सबसे मिला और स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी हुआ। तो स्कूल्स में 10 to 3 तो टीचर्स रहते हैं। मैंने कहा बाकी स्कूल का मैनेजमेंट कौन करते हैं? तो बच्चे ही सारा स्कूल का मैनेजमेंट बनाने के एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो सारा स्कूल में भी कर रहे हैं। और वो बच्चे फिर अलग अलग वस्तु ऐसी बनाकर वो मार्केटिंग के लिए वो बच्चे जाते हैं। तो काफी थोड़ा लोअर मिडल गरीब ऐसे बच्चों का स्कूल है वो। तो जो भी उसमें बच्चों को पैसा मिलता है वो उसके अकाउंट में जमा करते हैं और उसी से उस बच्चों की फीस पेमेंट होता है। वहां से फिर उनको बुक्स वगैरह परचेज करना है तो भी उससे वो लेते हैं। उस समय में मैं लगभग 9-10 साल पहले गया था, तो वहां सभी बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन दिया जाता था। वहां घुड़सवारी भी बच्चों को सिखाई जाती थी। तो इस प्रकार का सारा बच्चों को एक्सपीरियंस वहां दिया जा रहा था। इसी प्रकार तलवाड़ा पंजाब में एक स्कूल है, तो स्कूल में पूरा स्कूल टोटली मैनेजमेंट है, वो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। वहां इलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन की कमेटी होती है, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं और एक टीचर्स उसमें होता है। और फिर सारे मिनिस्टर बनते हैं, 26 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से साथ 25 मिनिस्टर। सभी मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया जाता है और उनके नीचे हर मिनिस्टर के नीचे 10 स्टूडेंट्स का एक कमेटी होता है। तो कोई पानी की समस्या होती है तो प्रिंसिपल के पास, टीचर्स के पास स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। वो जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के मिनिस्टर है उसके पास स्टूडेंट्स जाते हैं और वो इनका सॉल्यूशन करते हैं। इवन स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर है वो भी स्टूडेंट्स बनाते हैं।
एग्जामिनेशन का कैलेंडर है वो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। हर कमिटी में एक टीचर है, वो उनको गाइड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या आती है तो ये स्वावलंबन है। और सभी प्रकार की स्किल का बच्चे वहां सीखते हैं, सारी स्किल। इसी प्रकार जो आपने कहा कि प्लम्बिंग आदि है, तो हमारे रेगुलर लाइफ में क्या क्या ऐसी बातों की जरूरत पड़ती है, हमको ऐसे कोर्सेज हम स्कूल में चला सकते हैं, जिससे आगे जाकर बच्चे फिर सिर्फ आज की एजुकेशन से तो दो ही बात होती है, कितनी भी स्टडी कर ले व्यक्ति, हर व्यक्ति को नौकर बनना है। जो नौकर नहीं बनता है वो बेकार बनता है, क्योंकि बच्चों को इस प्रकार का ओरिएंटेशन स्कूल कॉलेज में हमारे यहाँ नहीं है, तो उस बच्चों का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूटर बाइक आज बच्चे चलाते हैं, तो हम लोग स्कूटर चलाते थे उस जमाने में, तो जब स्कूटर खराब होता है तो पहली बात क्या देखनी चाहिए, तो हमको मालूम था, सिखाया गया था कि प्लग अंकर होता है, प्लग वो खोल कर देखो, तो प्लग कई बार उसका गैप बढ़ जाता है या गैप कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, उसको गैप को ठीक कर लो। गैप ठीक है तो अंदर कार्बन ज्यादा हो गया है, तब स्कूटर बंद हो जाता है, तो उसको हाथ से ठीक कर लेते, स्कूटर चालू हो जाता था फिर। तो इस प्रकार की, जैसे आज मोबाइल है, तो मोबाइल रिपेयरिंग का ये भी स्किल है। आज हर घर में फ्रिज है, तो फ्रिज रिपेयरिंग का वो भी स्किल है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कोर्सेस हमारी फॉर्मल एजुकेशन के साथ हो सकते हैं क्या। दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट पढ़कर बच्चे पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट में उनकी स्किल होनी चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार उसको अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या बातें उनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसे हर सब्जेक्ट में हमने निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई हिस्ट्री की बात है, तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो बच्चे देखने जाए, उसका स्टडी करे, उसका एक रिपोर्ट तैयार करे। ये सब्जेक्ट में स्किल होगी उनकी, प्रैक्टिकली वो सब्जेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस नॉलेज उनके पास आएगा। तो इस प्रकार के कोर्सेस हम स्कूल में रन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट निकाले जा सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार का एक यही स्वावलंबन की और स्किल डेवलपमेंट की बात है, जिससे जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तब हमको मोमबत्ती बनाने का सिखाते थे, चॉपस्टिक बनाने का सिखाते थे। उस समय वो सब जरूरी चीज थी, उस समय में वो आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय लाइट इतनी, बिजली ज्यादा नहीं होती थी लाइट, तो घर में मोमबत्ती की उपयोगिता ज्यादा रहती थी। तो जो जो ऐसी, एक तो हमारी पढ़ाई की दृष्टि से, दूसरा हमारा सामान्य जनरल नॉलेज हमारे पास प्रैक्टिकली हो इस दृष्टि से, और तीसरा सोसाइटी की नीड के अनुसार। अभी कुछ स्कूल में आप बैठे, उसमें भी कुछ स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि मास्क बनाने का प्रैक्टिकल लोग बच्चे कर रहे हैं और मास्क फिर आवश्यकता वाले को दे रहे हैं। अभी ठीक है, विशेष परिस्थिति में है इसलिए, लेकिन हमारे आज वर्ल्ड की आवश्यकता है वो। तो हमारे स्कूल कॉलेज में अगर अच्छे मास्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो हम पूरे वर्ल्ड को मास्क दे सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के एक्सपेरिमेंट से ही हम स्वावलंबी बनते हैं, और फिर हम जॉब के लिए नहीं घूमते रहेंगे, नौकरी के लिए नहीं घूमते रहेंगे, हम अपना स्वयं का बिजनेस भी कर सकते हैं और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी हम कर सकते हैं। सर, एक जानकारी देना चाहूंगी, हमारे विद्यालय में युवा कृति एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बच्चे उत्पाद बनाते ही नहीं हैं, उस उत्पाद को मैनेज करके, मार्केटिंग करके बेचते भी हैं, और जो उसकी धनराशि होती है वो जरूरतमंद को डोनेट भी करते हैं। तो इस तरीका का स्वावलंबन का एक यूनिट हमारे स्कूल में रन करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है।
जी। अब सर अगला प्रश्न ले। हाँ जी, हाँ जी। 7th बी की साधना। यस बेटा साधना, प्रश्न पूछिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम किन गुणों को अपनाकर स्वावलंबन और स्वावलंबित हो सकते हैं शिक्षा में? समझ में नहीं आया आपकी बात। प्रश्न दोबारा दोहराइए बेटा, हाँ जी। स्पष्ट कीजिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम किन गुणों को अपनाकर बच्चे शिक्षा में स्वावलंबन और स्वावलंबित हो सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। और अगला प्रश्न 9वीं सी की जन्मजय, आप पूछिए बेटा। नमस्कार सर, मैं जन्मजय 9वीं का छात्र हूँ। प्लीज सर मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षित व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा। अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं सर, 8वीं सी की जसकीरत। जसकीरत प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, मैं 8वीं सी की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा हमें किस। हाँ जी पूछिए प्लीज। बेटा आपका प्रश्न नहीं सुनाई दिया, दोहराइए। शिक्षा हमें किस प्रकार स्वावलंबित बनाती है? ठीक है जी सर। नहीं, ये अधिकतर कॉमन प्रश्न है। स्वावलंबन की तो पहले चर्चा हमने कर ली है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए इससे आगे बढ़ेंगे। शिक्षित व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता है? तो ये जो अपने स्वयं विकास की बात है, सेल्फ डेवलपमेंट, जिसको आज की भाषा में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी कहते हैं। तो इसके 4-5 आयाम है मुख्यतः। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी हमने चर्चा कर ली है। इसलिए हमने सजेशन गवर्नमेंट को भी दिया है कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्थ एजुकेशन और योगा, ये कंपलसरी सब्जेक्ट केजी से पीजी तक करना चाहिए। ऐसा हमने सजेशन भी दिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी की सिचुएशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। सेकंड थिंग है हमारे माइंड का डेवलपमेंट, मन का विकास। तो मन का जो नेचर है वो 3-4 बातें जो इनकी नेगेटिव है ज्यादा। मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। हम यहाँ बैठे हैं प्रोग्राम में, और अगर हमारा मन हमारे कोई रिलेटिव कनाडा में है तो वहां पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो ये मन का स्वभाव है, नेचर है कि जो मन इधर उधर भटकता है, तो उस मन को कंसंट्रेट करना, उस मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, ये मन का विकास है। तो इसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके लिए है। डिटेल चर्चा तो भी नहीं कर पाएंगे हम। कि एक एक्सपेरिमेंट हम ओमकार का करते हैं, और अभी एक मेरे पास वीडियो भी है जी टीवी पर जो दिखाया गया था। जी टीवी पर डीएनए जो 9 बजे कार्यक्रम आते हैं उसमें दिखाया गया था कि जैसे एक हॉस्पिटल स्पेन में कोरोना फ्री हुआ, और फिर उन्होंने वहां के सारे स्टाफ ने सबने एक साथ ओमकार किया, और फिर सारे अपने कुछ मंत्र वगैरह भी बोले। तो ये ओमकार का कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारा उपयोग है। मैं आप सबको भी सजेशन दूंगा कि आप स्टडी के लिए बैठे, होमवर्क के लिए बैठे या रीडिंग के लिए बैठेंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट करिए 3 बार आंखें बंद करके अच्छी तरह से ओमकार करना और फिर स्टार्ट करना। इसका रीजन क्या है कि हमारा माइंड है, इसमें कई प्रकार के थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। हर मनुष्य के माइंड में चलता है। तो ये जो विचारों की प्रक्रिया चलती रहती है, कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं। और फिर हम रीडिंग करेंगे, मान लो कि
5 प्रकार के विचार हमारे मन में चल रहे हैं, और उस समय हम रीडिंग करेंगे तो कितना परसेंटेज हमारे माइंड में जाएगा? 10, 50, 20 मैक्सिमम परसेंटेज। जब 3 बार ओमकार साइलेंटली करते हैं, अच्छी तरह से बहुत कॉन्सेंट्रेट करके, माइंड एकदम पीस हो जाता है, शांत हो जाता है, सारे बाकी जो थॉट है प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, और फिर आप रीडिंग करेंगे तो कितना परसेंटेज माइंड में जाएगा? 70, 80, 90% माइंड में जा सकता है। तो इस प्रकार का कंसंट्रेशन के लिए एक ये एक्सपेरिमेंट है, एक त्राटक है, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट है जो अभी तो दिखा नहीं सकता आपको मैं वीडियो पर। तो इससे माइंड कंसंट्रेट होना ये बेस ऑफ एजुकेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो मैं ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना चाहूंगा कि जहां एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की शिक्षा दी जाती। स्वामी जी का कंसंट्रेशन कितना था? तो स्वामी जी मेरठ में जब बीमार थे तो रुके थे, तो उनके शिष्य रोज लाइब्रेरी में जाते थे और बड़ी बड़ी पुस्तक लाते थे पढ़ने के लिए। आज लाए, कल वापस कर दिया, फिर लाए, फिर वापस कर दिया। तो लाइब्रेरियन बहुत गुस्से हो रहा था। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके शिष्य 5-6 पुस्तक एक सेट ले गए और फिर दूसरे दिन वापस दे गए। तब वो लाइब्रेरियन का गुस्सा एकदम निकल गया और उन्होंने स्वामी जी के शिष्यों को कहा कि क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को जाकर बताया होगा। तो स्वामी जी स्वयं, स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी में आए और लाइब्रेरियन को पूछा कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्या कारण है बताइए? तो क्या आपके शिष्य रोज पुस्तक ले जाते हैं बड़ी बड़ी और दूसरे दिन वापस ले जाते हैं? कल तो 5-6 पुस्तक ले गए और सारी वापस दे गए, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे? और तो स्वामी जी ने कहा कि आपको किसने कहा नहीं पढ़ रहे? तो फिर तो क्या आप इन पुस्तकों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे? उस समय तो लाइब्रेरियन ऐसे रहते थे कि सारी पुस्तकें पढ़ने वाले ही लाइब्रेरियन होते थे। तो लाइब्रेरियन ने प्रश्न पूछना शुरू किया, तो स्वामी जी ने कौन सी बुक पे, कौन से पेज पर, कौन से पैराग्राफ में ये प्रश्न का उत्तर है, ये लिखा हुआ है, ये सारा स्वामी जी ने बता दिया। तो लाइब्रेरियन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा कि कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से। तो ये मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मन के विकास के लिए एक बात है कि चंचल भटकता हुआ अस्थिर मन को स्थिर करना, शांत करना और कंसंट्रेट करना, ये मन का विकास है। दूसरी बात है, हमारे मन साधारण पानी जैसा होता है, नेगेटिविटी बहुत होती है उसमें। जैसे पानी है, बारिश गिरती है तो पानी समंदर में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन उस बारिश के पानी को अगर हमारे वॉश बेसिन में चाहिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो माइंड का भी ऐसा है कि हम मोबाइल देखते हैं, हम इंटरनेट पर होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी बात है। आज ये सारी टेक्नोलॉजी से हम लोग आपस में काफी इंटरेक्ट अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसमें अच्छी बातों का उपयोग कम कर रहे हैं और गलत बातों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। उसका मीडिया में भी बातें आ रही है। तो ये नेचुरली माइंड का नेचर है कि नीचे की तरफ जाना। तो उस माइंड को पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, ये माइंड का डेवलपमेंट है। माइंड में अटैचमेंट बहुत होता है, आसक्ति जिसको कहा है। तो अभी आप लोगों ने जो महाभारत सीरियल देखी होगी, तो उसमें भगवान ने जब गीता कही अर्जुन को, तो उसमें ये आसक्ति की, अटैचमेंट की बात की है कि आसक्ति से ही हम लोग जुड़ने के बाद हमारा मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होने से वो फिर हमको गलत रास्ते पर ले जाता है और वो हमारा विनाश करता है। तो छोटी छोटी अटैचमेंट होती है हमारी लाइफ में कि हम जिस बेंच पर बैठते हैं, जिस
सीट पर बैठते हैं, दूसरे दिन वही सीट पर अगर कोई दूसरा बैठ गया तो झगड़ा हो जाएगा हमारा। ये अटैचमेंट है। खाने के बारे में अटैचमेंट होता है कि पिज्जा नहीं मिला तो घर में झगड़ा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगा खाना। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का जो अटैचमेंट होता है वो हमको बहुत सारा नुकसान करता है। तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट करना ये माइंड का डेवलपमेंट है। जी जी सर, तो ये जो 3 बातें हैं माइंड की, तो उसका माइंड के डेवलपमेंट के लिए अभी क्या करना चाहिए, तो 4-5 प्रमुख बातें हैं जो आप कई लोग करते भी होंगे। पहली बात है संगीत। जब माइंड स्ट्रेस में होता है, मान लो घर में हमारे 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, तो फिर गुस्सा माइंड में होता है, फिर माइंड यही सोचता है क्या ये अतुल तो ऐसा ही करता है, इन्होंने इससे भी ऐसा किया था, कल बहन से भी झगड़ा किया था, इनको सबक सिखाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको मैं ठीक कर दूंगा। ये माइंड आगे बढ़ता जाता है स्ट्रेस। ऐसे समय अगर हम संगीत सुनने बैठ जाते हैं जो भी हमको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे माइंड साइलेंट हो जाता है और सारी बातें मन से दूर हो जाती है और संगीत हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है। तो संगीत है। इसी प्रकार सत्संग है। सत्संग यानी अभी हमने रामायण देखा होगा, हमने महाभारत सीरियल देखा होगा, हम कुछ अच्छी कैसेट सुनते हैं, कुछ अच्छे लोगों से हम डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा है सेवा, सोशल एक्टिविटीज। ये आज कोरोना में जो मजदूर गरीब है उनकी हम मदद करते हैं, पक्षियों को हम दाना पानी देते हैं, तो ये सब सोशल एक्टिविटीज, ये सेवा है। स्वाध्याय यानी अच्छी पुस्तकों का स्टडी करना। और संयम, तो संयम यानी जो वस्तु का उपयोग करते हैं उसको हमारी जितनी आवश्यकता है उसका कम से कम हम यूज करें वस्तुओं का। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी नहीं दूंगा। तो ये माइंड डेवलपमेंट का एक विषय है। तो इस संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है तो आप पहले शुरुआत में इंटरेक्ट करिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाएंगे। मैंने जो ये विषय रखा उसमें आपके कोई क्वेश्चन है क्या? आपने जो भी कहा, हमारे कई टीचर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे जो क्लास शुरू करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करवाते हैं। और आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि कुछ समय पहले, हमारा लगभग 2-3 वर्ष पहले की बात है, एक स्टूडेंट आया कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बना हूँ, और वो स्कूल में मिलने आया, काफी खुश था। तो मैंने जब उसको बधाई दी तो उसने मुझे बोला कि आपको मैं ये खास इसलिए बताने आया हूँ कि इसकी सफलता का राज ये है, जो मेरे इस एग्जाम में सफलता का राज है वो ये, बहुत साल पहले जब आप पढ़ाते थे तो आपने मुझे कहा था कि तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि मैं जो हूँ एग्जाम देते हुए बहुत घबराता हूँ, इस वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाता। तो मैंने उसको बोला, अच्छा ऐसा क्या करो, जब तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला होता है ना, उससे पहले गायत्री मंत्र का जाप कर लिया करो, उससे ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उस बच्चे ने मुझे पहले तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इतने सालों के बाद वो मुझे बताने आया था कि मैंने उस बात को गांठ बांध लिया था, और उसके बाद से मेरा जब कभी कोई एग्जाम हुआ तो मैं गायत्री मंत्र का जाप जरूर करता हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहता है। और उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई एग्जाम क्लियर ना किया हो। इस समय वो इनकम टैक्स भी छोड़ करके और भी उच्च पद पे चला गया है और नेवल फोर्सेस में है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट और बच्चों के ऐसे अनुभव हमें भी मदद करते हैं कि किस तरह की गाइडेंस बच्चों को दी जा सके। रेखा, आप अगला प्रश्न लीजिए आगे।
रेखा आप हैं यहाँ? हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, दिख नहीं कोई रही बात है। नहीं। स्मृति जैन, श्रद्धा जैन एक बच्ची है। श्रद्धा, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अम्मी है मैम, अम्मी। हाँ बेटा, आवाज आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, अनम्यूट करिए प्रॉपर। मैम, हाँ जी, बोलिए बेटा। यह हम सभी को मालूम है कि स्वावलंबी व्यक्ति ही अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति कर सकता है। वह एक समाज की उन्नति में सहायक होता है, जो केवल तकनीकी शिक्षा से ही संभव है। कैसे? समझ में नहीं आया प्रश्न आपका। प्रश्न दोबारा बोलिए। श्रद्धा, अपना प्रश्न रिपीट करिए, क्लियर नहीं हुआ। श्रद्धा, मम्मी आपको पूछना है प्रश्न? बेटा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो मम्मी। यह हम सभी को मालूम है कि स्वावलंबी व्यक्ति ही अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति कर सकता है, तो वह किस प्रकार सदा स्वाधीन रहते हुए सुखी जीवन जी सकता है? ठीक बात, ठीक बात। और रुद्र, कोई प्रश्न है? रुद्र आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर, एक और तो हमारे देश में स्कूल कॉलेजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली में किसी कमी के कारण हो रहा है ये सब कुछ? बहुत अच्छा, ठीक बात है। प्रिंसी, एक प्रश्न और ले ले। हाँ, नहीं बराबर, जरूर जरूर। लीजिए मैम, पम्मी को बुला बेटा लीजिए। तेज बोलिए। पम्मी, पम्मी है यहाँ पर? पम्मी। नमस्कार सर, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, परंतु जीवन का अनुभव नहीं। जीवन के इस कठिन सफर की चुनौतियों को विद्यालय शिक्षा के माध्यम से कैसे सीखें? जीवन केवल एक मार्ग पर तो नहीं रुकता, निरंतर गतिमान है। अतः उसको वह रूप प्रदान कीजिए जिससे शिक्षार्थी आत्मनिर्भर बने व स्वावलंबित बनने में सक्षम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रश्न आया है। दो बात महत्वपूर्ण कही कि शिक्षा से ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन हम सारी चुनौतियों को जीवन में फेस करने के लिए सक्षम होते हैं क्या? ऐसा ही है ना आपका प्रश्न तृप्ति? हाँ जी, आपका यही प्रश्न है? यस सर। हाँ, और इसके पहले एक प्रश्न है कि सुखी कैसे हो सकते हैं हम? तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आज की शिक्षा से हमको ज्ञान मिल रहा है क्या? हमको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रही है, ज्ञान ज्यादा नहीं मिल रहा है शिक्षा से हमको। रटन प्रक्रिया से अधिकतर बच्चे पास हो रहे हैं, और इसलिए फिर वो अच्छे मार्क्स लिए हुए बच्चे लाइफ में सक्सेस होते हैं सब, ऐसा अनुभव हमारा अपना नहीं है। तो शिक्षा नॉलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान का तात्पर्य क्या है? कि ज्ञान का तात्पर्य है कि बच्चे सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, इसको समझने में सक्षम हो सके, वो ज्ञान है। जिसमें विवेक जागृत होता है, जिसको आजकल अंग्रेजी में विजडम भी कहते हैं।
लेकिन वो विवेक का एग्जैक्ट इंग्लिश विजडम नहीं है, इसलिए मैं विवेक शब्द का उपयोग कर रहा हूं। वो ज्ञान है, और ज्ञान यानी इसका एक और अंतिम वाक्य कहना है तो आत्मज्ञान होना, ये ज्ञान है। शिक्षा से माध्यम से ये प्राप्त होना चाहिए बच्चों को, वो दिशा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जिसको बौद्धिक विकास में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, वो प्रॉपरली होता है तो स्टूडेंट्स को फिर वो स्टूडेंट्स ज्ञानी बनता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आज के युग में कुछ चाहिए, वो बरोबर है, चाहिए, लेकिन ज्ञान वो अलग चीज है। आज भारत में कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे हमारे, वो रिसर्च नहीं है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक डिग्री पीएचडी की उसकी मिल जाती है, क्योंकि रिसर्च तो ज्ञान से ही होता है, सही रिसर्च तो। और ज्ञान, एक्सपीरियंस, नॉलेज वही ज्ञान है। तो हमारे यहाँ बच्चों को एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं मिलता है, बहुत कम स्कूल में कॉलेज मिलता है। ठीक है, एसडी पब्लिक स्कूल जैसे अपवाद स्कूल कुछ है देश में, लेकिन नॉर्मली जो सिस्टम में स्कूल है हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल और सारे, वहां प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ थियरी सिखाई जाती है। और थियरी में भी क्या है कि हमारे यहाँ विकल्प की व्यवस्था एग्जाम में फिर है। पूरे साल हमने जो स्टडी किया वो 3 आवर्स में हमने फिर उसका एग्जाम देना है, और वो भी थियरी है मैक्सिमम। तो जिन्होंने अपना सिलेबस 67% कवर किया है और अच्छा रटन कर लिया है, तो वो 90-95% मार्क लाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे आईआईटी में गए और फिर वहां से वो रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ज्ञान उनके पास है नहीं। रटन प्रक्रिया से उन्होंने एग्जाम दे दी, मार्क्स ले लिया, क्योंकि ऑप्शन वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे एग्जामिनेशन में कि 8 में से 6 पर क्वेश्चन करिए, 2 का ऑप्शन 2 है। तो उस समय तो ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब ऑप्शन का कितना दुष्परिणाम होता है व्यक्ति के जीवन में, वो एक्सपीरियंस नहीं होता है उनका। एक टाटा कंपनी में एक इंजीनियर काम कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियर, और बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने के बाद उनके एमडी ने कहा कि तू यहाँ खड़ा था और बॉयलर फट गया, तुमको मालूम नहीं हुआ? तो कि सर वो एग्जाम में ऑप्शन में निकल गया था हमको। तो जो ये एक्सपीरियंस नॉलेज है ना, वही ज्ञान है। तो ये छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान के जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सनातन धर्म स्कूल पब्लिक स्कूल में हम कर रहे हैं कई एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं हो रहा है। सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम नहीं है। तो इस कारण से हमारे बच्चे सही रूप में ज्ञानी नहीं होते। तो ज्ञानी तो व्यक्ति वो है कि नए ज्ञान का सृजन जो करे, कुछ नया शोध अनुसंधान रिसर्च करे, वो व्यक्ति ज्ञान है। और बहुत ये जो स्पिरिचुअल बात जिसको कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं को पहचानता है पहले, क्या स्वयं का ज्ञान है, क्या मैं क्या हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा क्या तात्पर्य है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं, क्या हूं, इसका सही ज्ञान होना वो ज्ञान है। तो वो बहुत स्पिरिचुअल बात आपको थोड़ी लगेगी, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान बच्चों में होना, और ज्ञान से विज्ञान शब्द आया है। तो विज्ञान का तात्पर्य है कि विशेष ज्ञान, यानी साइंस जिसको हम कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए ये ग्लास में पानी है, तो पानी है वो ज्ञान है, लेकिन कैसा पानी है, तो ये शुद्ध पानी है, पीने लायक पानी है, क्लीन वाटर है, ये विज्ञान है। तो हम विज्ञान तो पढ़ते हैं, साइंस तो पढ़ते हैं,
लेकिन हमारा साइंटिफिक टेम्पर बन रहा है क्या? हमको लाइफ का साइंस मालूम है क्या बच्चों को? क्योंकि वो साइंस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। कोई अच्छे टीचर्स, कोई अच्छे प्रिंसिपल, कोई अच्छे ऐसे व्यक्ति के कारण जो होता है वो एक सेपरेट विषय है, लेकिन नॉर्मल हमारी सारी सिस्टम जो एजुकेशन की है उसमें वो नहीं है। तो ऐसा बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना, साइंटिफिक टेम्पर बनना, कि वो हर बात, आज क्यों सब लोग कह रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूं कि भाई फास्ट फूड, जंक फूड मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, क्योंकि बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर नहीं बना है। बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर बनता है तो बच्चे अपने आप डिसाइड करते हैं कि जो साइंटिफिक है वो करना है, बाकी नहीं करना है लाइफ में। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना बच्चों को, वो एक्सपीरियंस नॉलेज से ही प्राप्त होता है। तो ये हमारे सिस्टम में आज नहीं है, ये सबसे बड़ा एक संकट है। दूसरी बात है कि हमको शिक्षा के माध्यम से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो, तो वो सुख, और सुख शब्द उपयोग हम करते हैं हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही शब्द हैप्पीनेस है, लेकिन सुख और आनंद में दोनों में अंतर है। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। हमेशा सुख जहां आता है वहां दुख, वो एक सिक्के के दो कॉइन है। हमने कल रात को मान लो कुछ स्वीट वगैरह बना था और हमको बहुत अच्छा लगता, तो हमने थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो उस समय तो हमको सुख मिला, मजा आया। दूसरे दिन सुबह उसका नेगेटिव परिणाम भी दिखता है, तो दुख आ जाता है। तो सुख और दुख ये तो साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन आनंद है जीवन में, वो स्थायी है। कष्ट में भी आनंद होता है। जो माँ छोटे बच्चे का पालन पोषण करती है, तो एक कवि ने बहुत अच्छा है अपनी पंक्ति में कहा नहीं कि माँ अपने एक आंचल से बच्चे को दूध पिलाती है और दूसरे आंचल पर वो बच्चा लात मारता है, लात खाकर भी दूध पिलाने वाली वो माँ ही होती है। तो उस माँ को तो उसमें भी आनंद आता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा दूध पी रहा है तो सशक्त होगा, मजबूत होगा। तो कष्ट में भी आनंद होता है। तो आनंद किसमें मिलता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करता है वही आध्यात्मिकता है, और उसी से आनंद मिलता है। तो छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं है, जिससे हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कि पक्षियों को अगर सुबह आप दाना पानी डालते हैं तो पक्षियों का किलकिलाहट सुनकर हमको कितना आनंद मिलता है। आसपास जो आज इस चीनी कोरोना महामारी में गरीब लोग, मजदूर लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे लोगों को हम जब खाना देते हैं या राशन देते हैं और उसके चेहरे पर जो आनंद, सुख मिलता है, इसके चेहरे पर जो संतोष होता है, उससे आनंद मिलता है। तो जो भी ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे संदीप जी है कार्यकर्ता दिल्ली के सोशल के, रोज व्हाट्सएप पर डालते हैं कि वो रास्ते पर जाते हुए देखते रहते हैं कि कोई परेशान है तो तुरंत उनको जाकर मिलते हैं, बात करते हैं और फिर उनको जो आवश्यकता हो उसको सहयोग करते हैं। उसको बहुत आनंद मिल रहा है उसमें, इसलिए करते रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, उसी से ही हमको जीवन में आनंद की प्राप्ति। तो ये हमारी शिक्षा में ये सारी बातें साथ साथ नहीं है, जुड़ी हुई है। इसलिए बच्चों को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना, वही अधिकतर बच्चे जानते हैं। कुछ स्कूल मैंने कहा अपवाद है, जो सनातन धर्म स्कूल जैसे, वहां ये हो रहा है, वो एक अपवाद है। वो कुछ पर्सनली व्यक्तिगत प्रयास से सारी बात हो रही, सिस्टम के रूप में नहीं हो रहा है। तो ये जो आपके 2 प्रश्न थे, उसके मुझे जो समझ में आया वो उत्तर मैंने दिया। जी, अगला प्रश्न 10th D अंजने प्रखर, पूछिए अपना प्रश्न।
आंजने कक्षा 10वीं। यस मैम। सर मेरा प्रश्न ये है कि यदि शिक्षा से स्वावलंबन एवं स्व विकास होता तो आधुनिक युग में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा क्यों बढ़ रही है? क्या इसके लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है या इसका क्या निदान है? बिल्कुल सही बात है, पूर्ण रूप से शिक्षा जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि किसी भी देश समाज का बेस नींव जो होता है वो शिक्षा होती है। जैसी शिक्षा होगी ऐसा वहां के लोग होंगे, ऐसे वहां का समाज होगा, ऐसा वो देश बनेगा। मैं 2015 में जब अमेरिका गया था, 18 डेज रुका था मैं वहां, तो मैंने देखा, मैं सारा ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो वहां की जो जो सोसाइटी में या वहां के नागरिकों की जो जो अच्छी आदतें दिखती थी वो सब उनके स्कूल में थी। वहीं उनके स्कूल से ही उनको वो शिक्षा मिलती थी। तो स्कूल से वो शिक्षा मिलती थी तो फिर बच्चों को सिखाने की समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिविक सेंस, तो वहां स्कूल से उसका ट्रेनिंग मिलता है, सिखाया जाता है। तो फिर बच्चे को अपनी लाइफ में जाकर रोड पर कागज वेस्ट पेपर नहीं फेंकना है, रोड पर नहीं थूकना है, किसी भी ट्रैफिक का नियम का पालन करना है, ये सब उनको बताना नहीं पड़ता है। वो नेचुरली वहां लोग करते हैं वो बातें। तो शिक्षा ये किसी भी देश की, समाज की, वहां के लोगों की नींव के समान होती है, बेस है उनका। तो जैसी शिक्षा होगी ऐसा वहां के नागरिक, ऐसा समाज और ऐसा देश बनेगा। तो इसके लिए संपूर्ण रूप से जो आपने कहा कि हमारी शिक्षा जिम्मेदार है, तो मैं उससे पूरी सहमत हूँ। क्या डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ जी रेखा, और प्रश्न है किसी बच्चे के? मैम महक है। जतिन आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं? यस मैम, महक है एक बच्ची। हाँ बताइए, महक पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम महक चौहान है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तकनीकी प्रशिक्षण को कार्यस्थल के अनुभव के साथ कॉलेज की प्रारंभिक शिक्षाविदों को संयोजित करना कैसे शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बना सकता है? नहीं, आपकी बात जो है कॉलेज की बात आप कर रही हो, मैं कहता हूँ वो स्कूल लेवल से ही सिखाना चाहिए। स्कूल से ही बच्चे उसका अनुभव करेंगे तो फिर कॉलेज में आकर उसके सब्जेक्ट के अनुसार, उसकी फैकल्टी के अनुसार फिर सारा उसको टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज की बात फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन उसका ओरिएंटेशन स्कूल लेवल से होना चाहिए। जैसे अभी चर्चा में भी आया था कि प्लम्बिंग का ज्ञान होना चाहिए, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग का ज्ञान हो सकता है, फ्रिज रिपेयरिंग का ज्ञान हो सकता है, आदि आदि छोटी छोटी बातें। तो ये सारा टेक्निकल नॉलेज ही है। इसमें हर बच्चे का माइंडसेट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। हर बच्चे को हमने इंजीनियर नहीं बना सकते। छोटा मोटा टेक्निकल नॉलेज उनके पास हो वो ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल मैं मेरा देता हूं कि कोई अलमारी है, उसका लॉक नहीं खुल रहा है, तो मैं थोड़ा एक दो बार प्रयास करके हमारे ऑफिस में, कार्यालय में जो काम करते हैं मदन जी है, जगदीश जी है, उनको मैं कहूंगा अरे यार जगदीश जी इसका कुछ करो, मुझसे नहीं खुल रहा है। तो वो थोड़ी देर में कुछ करके फिर खोल देते। इसकी जगह मेरा भाई है मेरे से बड़ा, वो जब ऐसी कोई बात नहीं होती है तो वो दूसरी की लाएगा, कुछ पकड़ पाना लाएगा और कैसे भी वो खोलने का प्रयास आधा घंटे तक करता रहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उनका टेक्निकल माइंड है, मेरा नहीं।
तो उनको टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग की ओर अगर दिशा दी गई तो वो अच्छा इंजीनियर बनेगा। मुझे इंजीनियरिंग में भेजेंगे तो मैं रटरटाई पद्धति से तो शायद पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। इसके बदले मेरी भी कुछ क्वालिटी दूसरी है, वो क्वालिटी के अनुसार मुझे अगर स्टडी में आगे बढ़ाया गया तो मैं उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। तो एक जो जनरल नॉलेज के लेवल पर टेक्निकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये स्कूल लेवल पर सारे बच्चों को मिलना चाहिए। जैसे जैसे ये स्टडी में आगे बढ़ता जाता है, फिर उनके सब्जेक्ट के अनुसार, उसकी फैकल्टी के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार उसको नॉलेज देना, ज्ञान देना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना, ऐसी सारी बातें फिर आगे बढ़नी चाहिए। तो कॉलेज लेवल पर जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चे को आज यूनिवर्सिटी लेवल पर एक स्लाइड तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ना है कि भाई किसी कॉलेज एक विलेज को एडॉप्ट करे, यूनिवर्सिटी 10 विलेज को एडॉप्ट करे, तो उस विलेज में जाकर बच्चे क्या करेंगे? तो जो वाटर मैनेजमेंट की स्टडी कर रहा है बच्चों, वो उस विलेज में जाकर वाटर मैनेजमेंट का उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, प्रयास करेगा उसके लिए। तो सर्विस एक्टिविटीज भी वो बच्चे के द्वारा होगी, प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस भी होगा और उनका वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल आ जाएगा। इस प्रकार के कोर्सेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को हमें जोड़ना पड़ेगा। वो फिर कॉलेज लेवल जाकर स्पेसिफिक विषय के अनुसार होगा। लेकिन मैंने कहा जैसे जनरल टेक्निकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सारे विषयों का है, वो तो स्कूल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। उसी से उनकी मेंटालिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो हमको ध्यान में आता है और फिर उसके अनुसार उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, प्रिंसी 9C पूछिए अपना प्रश्न बेटा। प्रिंसी 9C बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही प्रिंसी आपकी, बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही। तब तक अदिति 10th C आप बोलिए अपना प्रश्न। 10th B अदिति। टेंथ बी अदिति। 12th C रोहित। वो शायद अनम्यूट नहीं है इसलिए हो रहा है। अभी प्रिंसी नजर आ रही है मुझे। प्रिंसी, हाँ जी प्रिंसी आपका माइक ठीक हो गया, बोलिए बेटा। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज सभी बच्चे स्वविकास चाहते हैं पर तुरंत, जिसके कारण वह स्वावलंबन नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? बच्चे स्वविकास चाहते हैं तो उसका दो बातें हैं। एक तो इसके लिए दोषी हम लोग हैं कि स्कूल में, फैमिली में इस प्रकार के बच्चे के स्वविकास के लिए प्रयास कम होता है और बच्चे स्वविकास के लिए कोई उनके सामने मॉडल चाहिए। जिस फैमिली में उसके माताजी पिताजी योग आसन रेगुलर करते होंगे, उसके बच्चे भी रेगुलर करेंगे। तो पहली बात ये है, लेकिन वो सिचुएशन है आज। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट का दूसरा, हम अभी, आप कौन सी क्लास में बेटा? सर 9वीं कक्षा। हाँ 9वीं में है, 9वीं कक्षा में ना, तो आपका 15 तो हो गया होगा। तो अभी तो आप अपने स्वयं सोच सकती हो, विचार कर सकती हो। तो जब बच्चे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट हमने अपना करना होता है। कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं करता है, स्वयं ने अपना विकास करना पड़ता है। तो पहले हमने डिसाइड करना चाहिए कि हमारा लाइफ का गोल क्या है। क्या सिर्फ डिग्री लेना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, रिसर्च करना, यही लाइफ का गोल है? ये करना ही है सब, नहीं करना ऐसा मेरा कहना नहीं है।
लेकिन हमारी पर्सनालिटी पैसे ऐसी हम डेवलप करें तो कि जीवन में हम कहीं वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा हमारा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए छोटी छोटी बातें करनी होती है। जैसे अभी एग्जाम्पल में सारी बातें आ गई, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो इसमें लास्ट में एक बात आपको कहता हूं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम सभी बच्चे कर सकते हैं कि एवरी डे इवनिंग में, हर दिन शाम को रात को, जब भी आपको समय ठीक लगे, नेक्स्ट डे का एक टाइम टेबल बनाना है कि कल दिन में मुझे क्या करना है। मिनट टू मिनट हमारा टाइम टेबल, एकदम मिनट टू मिनट पहले से नहीं बनेगा, स्लोली अनुभव से आपको फिर हो जाएगा। लेकिन कल मुझे क्या करना है, इसका एक समय पत्रक, टाइम टेबल मुझे बनाना है। और नेक्स्ट डे फिर इवनिंग में, शाम को, रात को, जब भी आप करते हो तो उसका एनालिसिस करना है कि इतना इतना मैंने डिसाइड किया था, तय किया था, इसमें से क्या क्या हुआ। कोई बात नहीं, 70% हुआ, 60% हुआ, 80% हुआ, जो पेंडिंग रहा वो नेक्स्ट डे करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में, मेरी दृष्टि से, कि हम स्वयं के एनालिसिस करने लगेंगे। आज क्या है, दुनिया बहिर्मुखी हो गई, हम पूरी दुनिया का एनालिसिस करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं वो गलत है कि सही है, ऐसी सब डिस्कशन हम लोग करते हैं। करनी चाहिए, हम डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में जीते हैं तो हमारा अधिकार है ये भी। लेकिन हम अपने बारे में कभी सोचते हैं क्या कि मेरा दिन कैसा गया आज का, मेरी कोई गलती हो गई क्या? हो जाती है जीवन में गलती, ध्यान आएगी, सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे आप टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनेंगे। देखिए, भगवान ने सबको 24 आवर्स दिए हैं, किसी को उसमें भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। वो गरीब हो, अमीर हो, बड़े हो, छोटे हो, अमेरिका के हो, चीन के हो, भारत के, सबके लिए हुई। तो 24 आवर्स का हम यूज कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। तो इसके 2-3 तरीके हैं कि एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिससे हम हर मिनट का यूज कर सकें। और टाइम जो एक बार गया वो वापस कभी नहीं आता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक तो। दूसरा, हमारा प्लानिंग का नेचर बनेगा कि कोई भी काम करना है तो विथ प्लान हम करेंगे, योजना बनाकर करेंगे। तो जीवन में फिर एक दृष्टि हमारी विकसित हो जाएगी, कोई भी काम करेंगे तो हम एक प्लान से ही करेंगे। और प्लान करने के बाद भी फिर हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, समीक्षा भी उसकी कर रहे हैं। तो कहीं अनसक्सेस छोटा मोटा होता है तो क्यों हुआ है ध्यान में आता है, उसको फिर हम करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये भी नेचर बनेगा। और फिर जब हम सोचते हैं कि आज ये काम था, इसमें ये छूट गया, ये गलती हो गई, ये ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम ही होते हैं। तो हमारी गलती है जो उसको हम सुधार करते जाते हैं। तो ये सबसे सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा जीवन में। तो मेरी सब बच्चों से प्रार्थना है कि एक छोटा सा प्रयोग रेगुलर हम लाइफ में करेंगे तो हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट स्वयं बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी तक जब छोटे थे तब तक हमारा डेवलपमेंट के लिए और कोई जिम्मेदार थे, हमारे टीचर्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है। जब हम समझदार हो गए तो अभी हमारे डेवलपमेंट के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने अपना जो डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास करना है, उसमें कोई सहयोग कर सकते हैं, उसमें टीचर सहयोग कर सकते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स सहयोग कर सकते हैं, हमारे कोई बड़े भाई बहन है वो सहयोग कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल तो हमारा डेवलपमेंट हमने ही करना है। तो इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट लेकर अगर हम छोटा सा, मैंने जो एक्सपेरिमेंट बताया है कि रोज शाम को, रात को
एक टाइम टेबल बनाने का नेचर बनाइए और रेगुलर उसका एनालिसिस करिए, तो ये स्व विकास का बहुत अच्छा माध्यम अपने जीवन में बन सकता है। जी, अगला प्रश्न है सर। बस लास्ट लेंगे अभी। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हमने कोठारी जी से 1 घंटे का समय लिया था और हम 1-1.5 घंटे से ज्यादा ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के जो और प्रश्न हैं उनको वो हमें भेज सकते हैं। हम उनके जवाब के लिए दोबारा एक और गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। और आज के लिए सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर बैठे थे, मैं देख रही थी। तो आप सब लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी बातों को अपने जीवन में लाएंगे कि अगर स्व विकास चाहते हैं और स्वावलंबन चाहते हैं तो इसको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। और स्वभाव कैसे बनेगा कि वो सारी जो छोटी छोटी बातें आज बताई गई कि रोज अपने ऊपर ये प्रयोग करिए कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कैसे आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद देख सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उसके लिए फिर कैसे सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आज आपको जो इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं और जो इतने अच्छे विचार हमारे अतुल कोठारी जी ने आप सबके सामने रखे हैं, मुझे लगता है कि वो सब आपको सारा जीवन मदद करेंगे अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए। आप समाज में आप अपने आप को तभी अच्छे से प्रतिष्ठित कर पाएंगे जब आप इस बात की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे कि अपने स्वयं के विकास के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वार्तालाप से, इस संवाद से सभी बच्चों को बहुत फायदा मिला होगा और सभी बच्चे इस प्रतिज्ञा के साथ यहाँ से जाएंगे कि वो अपने जीवन में एक प्रयोग कम से कम रोज करेंगे और जब तक एक प्रयोग सफल ना हो जाए उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जब उसमें सफल हो जाए तो अगली सीढ़ी पर चढ़िए। तो आप सब बच्चों का बहुत हार्दिक धन्यवाद। और ये जो अब रोज संवाद है आप लोगों के लिए, ये ASGS ड्रीम बिग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और SD पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए विशेषकर से है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी भी विशेष फील्ड में आप किसी भी विशेष फील्ड के व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप अपनी टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वो हम तक पहुंच सकते हैं और हम और ऐसे ही बहुत सारे आपके लिए आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, धन्यवाद।